ओके, तो ये जो चैप्टर हमने किया था लास्ट क्लास में, हमने इसके कुछ पार्ट्स किए थे। तो पार्ट्स में हमने कंज्यूमर बिहेवियर वाले पहले 3 पार्ट किए थे, 1, 2 और 3 पार्ट। और उस पार्ट में हमने कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस की थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज़ नथिंग बट सेटिस्फैक्शन। द पावर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो कुछ किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम उसको किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में। हर एक कंज्यूमर की जो वांट है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है। अगर मैं बोलूँ कि मैंगो ए को जितना ज़्यादा पसंद है उतना हो सकता है बी को ना पसंद हो सकता है सी को तो बिल्कुल पसंद ना हो। अगर एक मैंगो खा के ए को 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, हो सकता है उसी मैंगो को खा के बी को 80 की मिलती हो, और हो सकता है सी को सिर्फ 10 की मिलती हो। तो हर एक कंज्यूमर की कमोडिटी कंज्यूम करने की जो इंटेंसिटी है वो अलग होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि ए और बी दो हैं, अगर पहला यूनिट मैंगो खाने पे ए को 30 की सेटिस्फेक्शन मिली और बी को 80 की मिली, तो कंटिन्यूस कंजम्पशन पे सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? किसी भी कमोडिटी को अगर कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाओ तो उसकी सेटिस्फेक्शन गिरती चली जाती है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज with every additional unit of a commodity consumed, the additional satisfaction goes on falling. पहला मैंगो खाने पे ए को 30 मिली, बी को 80। सेकंड मैंगो कंज्यूम करने पे ए की कंजम्पशन गिर के 25 होगी, बी की सपोज गिर के 70 हो गई। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे ए की मान लो 18 हो गई, बी की 58 हो गई। फोर्थ कंजम्पशन करने पे इसकी 12 हो गई और बी की मान लो 40 हो गई। फिफ्थ कंजम्पशन करने पे ये 6 हो गई और ये मान लो 20 हो गई। और सिक्स कंजम्पशन करने पे मान लो ये 0 हो गई और ये सपोज 9 हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों की मैंगो कंज्यूम करने की जो डिज़ायर है वो अलग अलग है। तो हर एडिशनल मैंगो खाने पे ए को ये एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली हर मैंगो पे, और बी को हर मैंगो खाने पे ये सेटिस्फेक्शन मिली। अगर आप देखें तो पहला मैंगो खाने पे बी की सेटिस्फेक्शन ए से ज़्यादा है, ठीक है। और क्यों ज़्यादा है? वो क्योंकि उसकी वांट की जो डिज़ायर है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए बी को ज़्यादा। तो बी की जो ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू, जो एमयू मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, ए की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। लेकिन दोनों की जो कंजम्पशन की जो डिज़ायर है, इंटेंसिटी है, वो दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट जो मैंने बोला? किसी को डाउट यहाँ तक? चिराग? ओके। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एम यू क्या होता है? डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा यूनिट्स, कि हर बार यूनिट चेंज होते आते हैं तो टी यू चेंज होती आती है। उसका एग्जांपल मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। लेट सपोज ये आपका यूनिट्स है, और सपोज आपका एम यू, हमने एम यूज अपनी इमेजनरी वैल्यूज लेनी है, 10, 8, 5, 3, 2 और 0 हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं। लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई किया है, और लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होने की वजह से एमयू हमेशा ही फॉल करेगा। तो टी यू निकाल लेते हैं इसका। टी यू होता है सम टोटल ऑफ एम यू, 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 23, 25 प्लस 3 26, 26 प्लस 2 28 एंड 28 प्लस 0 28। तो हमने इसमें क्या देखा? हर बार एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे आपकी एडिशनल सेटिस्फेक्शन फॉल करती जा रही है ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। तो टी यू क्या हो गया आपका? सम टोटल ऑफ एम यू। तो सम टोटल ऑफ एम यू जो है आपका टी यू हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे एम यू यहाँ पर नहीं गिवन, अगर मैं एम यू को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एम यू यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अब मुझे अगर मान लो कि
TU से MU निकालना है, तो MU क्या होता है? MU इज चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ठीक है, पहले यूनिट पे जो TU है वही MU हो गया। अगले में अगर देखें चेंज इन TU कितना आया, 18 माइनस 10 8, और चेंज इन यूनिट 2 माइनस 1 1, तो 8 अपॉन 1 8, 5 अपॉन 1 5, 3 अपॉन 1 3, 2 अपॉन 1 2 और 0। तो ये आप MU ऐसे भी निकाल सकते हो और सम ऑफ MU से आप TU भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया MU और TU। लॉ ऑफ DMU मैंने आपको बता ही दिया है। किसी भी कमोडिटी को अगर आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हो, एक के बाद एक खाई जा रहे हो, तो हर बार एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो आपको हर बार एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है एडिशनल यूनिट से, वो गिरती चली जाती है ड्यू टू लॉ ऑफ DMU। आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है जब दो चीजें इक्वल हो जाती हैं। सपोज ए फिश। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पर दो चीजें आके इक्वल हो जाती हैं। तो लेट सपोज मैं बोलूं कि इफ ए इज इक्वल टू बी, तो यानी ए बी के इक्विलिब्रियम में है। अगर ए इज मोर देन बी या ए इज लेस देन बी, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? जब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दैट मीन दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करे और कंज्यूम करने पे जो उसकी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो उसके प्राइस के बराबर हो जाए। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर एक मान लो एक शॉप पे एक ड्रेस लगी हुई है और ड्रेस की कीमत है 2000। ठीक है, एक ए नाम की लड़की शॉप पे जाती है और वो उस ड्रेस को देखती है तो उसको लगता है यार ड्रेस तो बहुत सुंदर है और उससे उसको यूटिलिटी तो मिलेगी मिलेगी एंड शी विल बी वेरी सेटिस्फाइड इन बाइंग दैट ड्रेस। तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि इस ड्रेस की प्राइस क्या होगा। तो मैनीक्विन ने दो ड्रेस पहन रखी है जिसकी कीमत 2000 है, लेकिन ए को नहीं पता कि ड्रेस कितने की है। ए ने माइंड में प्री अजम्पशन लगा ली कि ड्रेस 1200 रुपये की होगी। अगर ड्रेस 1200 रुपये की होगी तो वो उस ड्रेस को ले लेगी, और अगर दुकानदार उसको 1500 तक भी दे देगा तो भी शायद वो उसको ले ले। लेकिन ड्रेस की कीमत जब पूछने में पता लगी कितनी थी, 2000। तो इसका मतलब उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी इस ड्रेस से वो कम थी और कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा था। ड्रेस का प्राइस ज़्यादा था और सेटिस्फेक्शन कम थी, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। वो उस ड्रेस को परचेज नहीं करेगी क्योंकि ड्रेस उसको बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है एज़ कम्पेयर टू। अगर वो घर से सोच के जाती ड्रेस 1500 की है और लेकिन ड्रेस मान लो निकलती 1000 रुपये की, वो सोच के तो गई थी कि अरे यार ड्रेस तो बहुत सुंदर है, मैं 1500 की ले लूँ, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद अब ड्रेस 1000 की मिल रही है। मतलब सेटिस्फेक्शन उसको 1500 की मिल रही है और ड्रेस उसकी 1000 रुपये की है, तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज़्यादा हो गया। अब सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज़्यादा हो गया तो भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब आप सोचो कि अगर सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज़्यादा तो क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि अगर उसकी सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज़्यादा है, मैं ड्रेस या किसी भी चीज़ की बात करता हूँ, तो एक कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर सेंसिबल है। वो क्या सोचता है कि मैं एक एक रुपये भी खर्च करूँ ना तो हर एक रुपये से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब सेटिस्फेक्शन 1500 की मिल रही है, ड्रेस की कीमत सिर्फ 1000 रुपये है, तो उसके माइंड में क्या आएगा उस लड़की के? यार ड्रेस तो सिर्फ 1000 रुपये की है और 1500 लाख तो कीमत होनी चाहिए और ड्रेस मुझे मिल रही है लगभग 50% डिस्काउंट पे, तो मैं और ले लेती हूँ। वो क्या करेगी? और परचेजिंग करेगी। और परचेजिंग करेगी, कब तक परचेजिंग करेगी? जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन ड्यू टू लॉ ऑफ DMU गिरते गिरते प्राइस के बराबर ना आ जाए। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ ये बोला कि सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर उसकी सेटिस्फैक्शन प्राइस के इक्वल हो जाती, अगर वो सोच के जाती 1500 की ड्रेस है, दुकानदार कहता है कि 2000 से कम बार्गिन करते करते, आप भी ऐसी करते हो, आप सोच के गए हो 1500 की ड्रेस है, दुकानदार कहता है 2000 की ड्रेस है, आप उससे बार्गिन करते हो, बार्गिन करते करते अगर वो आपको 1500 रुपये की देता है
तो आप दुकानदार से वो ड्रेस परचेज कर लेते हो। आपने 1500 में ड्रेस क्यों परचेज कर ली? क्योंकि आप 1500 में आपकी सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के इक्वल हो गई। 1500 में सेटिस्फैक्शन प्राइस के इक्वल हो गई, इसलिए आपने वो ड्रेस बाय कर ली। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है कि आप किसी भी कमोडिटी को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है कि कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी परचेज करे या दो कमोडिटीज परचेज करे, कंज्यूमर एक कमोडिटी परचेज करे या कंज्यूमर दो कमोडिटी परचेज करे, वो इस तरीके से कंज्यूम करे कि उसकी इनकम भी स्पेंड हो जाए और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए। और कब तक सेटिस्फैक्शन मिले? जब तक कि वो उसकी सेटिस्फैक्शन प्राइस के इक्वल ना हो जाए और उसके बाद उसकी और इच्छा ना हो खर्च करने की। मैं जेब में 5000 लेके गया था, ठीक है, लेकिन मुझे अगर मान लो 1500 में मुझे ड्रेस मिल जाती है, तो मेरे को इक्विलिब्रियम 1500 में यहाँ मिल गया, तो मैं बाकी पैसे नहीं खर्च करूँगा क्योंकि मेरी और इच्छा नहीं है खर्च करने की। ठीक है, ये हो गया एक बात। दूसरी बात, सपोज गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, गोलगप्पे, लेट सपोज मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे का प्राइस है 5 रुपये, एक गोलगप्पा 5 रुपये का है। मैं गोलगप्पे की रेडी पे गया, मैंने उसे बोला भैया गोलगप्पा खिलाते। रेडी वाला कहता है ठीक है आइए। पहला गोलगप्पा खिलाया उसने, मुझे सेटिस्फैक्शन, मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज मुझे सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी मिल रही है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है 15 न्यूटल्स की, गोलगप्पे का प्राइस था 5। तो पहला गोलगप्पा खा के मेरी सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है, पेट तो भरा नहीं, मन भी नहीं भरा, और सेटिस्फैक्शन भी प्राइस से ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है और खाऊंगा। दूसरा गोलगप्पा खाया, सेटिस्फैक्शन गिर के 10 हो गई, जो कि अभी भी उसके प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, जब सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है तो और गोलगप्पा खाऊंगा। थर्ड गोलगप्पा खाने पे मेरी सेटिस्फैक्शन गिर के 7 हो गई, 7 सेटिस्फैक्शन है, अभी भी प्राइस से ज़्यादा है, मज़ा आ रहा है और पैसे भी मतलब फ़ायदा लग रहा है मुझे। चौथे गोलगप्पे पे मेरी सेटिस्फैक्शन 5 हो गई और प्राइस भी 5 था, और पाँचवें गोलगप्पे पे मेरी सेटिस्फैक्शन 3 हो गई और गोलगप्पे का प्राइस 5 था। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, MU कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, प्राइस हर गोलगप्पे का 5 है। अब आप मुझे बताओ एज ए सेंसिबल कंज्यूमर, आप ध्यान से देख के बताओ, एज ए सेंसिबल कंज्यूमर आप कहाँ पे आके रुकोगे? 4 पे। 3 पे क्यों नहीं? इक्विलिब्रियम नहीं है। 3 पे इक्विलिब्रियम नहीं है, तो 3 यूनिट्स तक क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है। बिल्कुल, पहले यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक उसकी सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है। फोर्थ यूनिट पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन प्राइस के इक्वल है और फिफ्थ यूनिट पे उसकी सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम है। फिफ्थ को चेक ही नहीं करेगा क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, तो वो कहाँ रुक जाएगा? लास्ट यूनिट कंज्यूम। MU डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम का मतलब क्या है? MU डिराइव फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम का मतलब है कि आप वहां तक कंज्यूम करोगे जहां तक आपकी सेटिस्फैक्शन प्राइस के इक्वल हो जाएगी। तो कंज्यूमर अल्टीमेटली कितने गोलगप्पे खाएगा? कंज्यूमर 4 गोलगप्पे खाएगा जहां पर उसकी सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के इक्वल हो जाती है, तो वहां पर आके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। शुरू में उसकी सेटिस्फैक्शन यानी MU, सेटिस्फैक्शन MU हो गई, सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है तो इसलिए वो कंज्यूम करता चला जाएगा क्योंकि उसको गेन हो रहा है। और कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक सेटिस्फैक्शन प्राइस के इक्वल नहीं आ जाती। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट? आरव, चिराग, मानिक? नो सर। नो सर। चिराग, नो सुगंध, शिवांगी? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा एग्जांपल। अब इसी बेसिक एग्जांपल, ये आपने एक तरह से टॉपिक कर लिया है, अब मैं इसको थोड़ी सी शक्ल दे देता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो अप्रोचेज होती हैं, यूटिलिटी अप्रोच जिसे हम कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, और एक होती है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच जिसे हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं।
ठीक है का, तो यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। साइना साइना राजे लेट हो गई। साइना ये क्लास के ना पहले 10-15 मिनट की क्लास थी जो हमने वैसे तो रिवाइज की थी। ये शुरू का वही पिछली क्लास वाला रिवाइज किया था और ये एक छोटा टॉपिक मैंने बताया था। तो शुरू के 10 मिनट की क्लास एक बार देख लेना साथ साथ ना, ताकि वैसे तो अभी समझ आ जाएगा फिर भी। ठीक है साइना, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच की बात करें, अभी ये वाला हमने पूरी क्लास के साथ करना है तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला हमें टॉपिक ख़त्म करना है। यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने थ्योरी दी थी यूटिलिटी अप्रोच की। ठीक है, और एल्फ्रेड मार्शल ने दो केसेस लिए कि अगर कंज्यूमर मार्केट में सिंगल गुड परचेज करता है तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, और अगर कंज्यूमर टू गुड्स परचेज करता है तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। तो सिंगल गुड के केस में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, अंडर यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच, नाम याद रखना भूल मत जाना। तो अंडर यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलता है सिंगल गुड के केस में जब कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन यानी MU इन टर्म्स ऑफ मनी जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के इक्वल हो जाती है। तो जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के इक्वल हो जाएगी वहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा ये वाला कि जहाँ पर कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन प्राइस के इक्वल हो जाएगी वहाँ पर उसको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो वो क्या है, आपका सिंगल गुड का केस। अब मैंने डिटेल लेक्चर जो कराया हुआ है पहले, डिटेल वाले लेक्चर में आप ऐप पे जाके जब डिटेल लेक्चर देखोगे, वो डिटेल वाली चीज़ मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं घुसूंगा उसमें क्योंकि उतना मैं टाइम आपका ख़राब नहीं करना चाहता। वो डिटेल लेक्चर आप वहाँ पर भी लाइव रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो था क्या। सिंगल गुड के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपनी सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के इक्वल कर लेता है। अब सेटिस्फैक्शन तो यूटिल्स में होती है, प्राइस में तो होती नहीं। तो हम क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे कन्वर्ट होती है, MU ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट की बात करो मैंगो की, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली डिवाइडेड बाय MU ऑफ 1 रुपी। MU ऑफ 1 रुपी का मतलब है इक्वल टू प्राइस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मान लो प्रोडक्ट है X, MU ऑफ X अपॉन MU ऑफ 1 रुपी को मैं लिख देता हूँ MU ऑफ M इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड X। मान लो ये कंडीशन है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर उधर कर दूँ तो MU ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल टू MU ऑफ M। मान लो सेटिस्फैक्शन आपको मिली 50 यूटिल्स की, X का प्राइस था 10, तो आपको MU ऑफ 1 रुपी, MU ऑफ 1 रुपी से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 5 यूटिल्स की। तो MU ऑफ 1 रुपी इस केस में क्या हो गया, 5 यूटिल। तो MU इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे कन्वर्ट करते हैं, MU ऑफ प्रोडक्ट अपॉन MU ऑफ 1 रुपी। तो मान लो कि MU ऑफ प्रोडक्ट है आपका 50 यूटिल्स, MU ऑफ 1 रुपी, लेट सपोज आपको ये एज्यूम करनी होती है, आपको सॉल्व नहीं करनी होती, वो गिवन होती है, एज्यूम करनी होती है। एज्यूम किया आपने 5 और प्राइस है मान लो आपका कमोडिटी का 10, तो 5 10 10 इक्वल टू 10, MU इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस हो गई। तो ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैंने समझाया हुआ है उस लेक्चर में, डिटेल लेक्चर में। तो आप इसको नॉलेज के लिए आप लेक्चर में देख लेना, वरना आपको रियल टाइम में इसका यूज़ नहीं आएगा। हाँ, गलती से कोई न्यूमेरिकल आता है तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आप ज़रूर देख सकते हो। तो इस पर मैं आपका अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये वाला पोर्शन आप प्रॉपर क्लास वाले लाइव रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर में जाके 4th पार्ट में देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि सपोज हमने MU इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले से। कैसे, आपको मैं सीधा फॉर्मूले से बताता हूँ। यूनिट्स 1 2 3
4 5 MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ना कि रुपीस। एज्यूम कर रहा हूँ 5 4 3 2 1। हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे ये मेरे को एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती चली जा रही है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अब मेरे ने दो चीज़ें एज्यूम करनी है, आपको गिवन होगा पेपर में, अगर आपको बाय चांस ऐसा निकालने को आ जाए, नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने एज्यूम कर लिया प्राइस को सपोज 3 और मैंने MU ऑफ 1 रुपी कि 1 रुपया स्पेंड करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। MU ऑफ 1 रुपी मैंने एज्यूम कर लिया 1 यूटिल। इसको आप आराम से डिटेल लेक्चर है इस पे देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अब MU ऑफ 1 रुपी को मैंने 1 यूटिल एज्यूम कर लिया और प्राइस को मैंने 3 एज्यूम कर लिया। अब इस सेटिस्फेक्शन को मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला है। MU ऑफ प्रोडक्ट, मान लो X कमोडिटी है, MU ऑफ X अपॉन MU ऑफ 1 रुपी। MU ऑफ X अपॉन MU ऑफ 1 रुपी से मैं निकाल लूँगा इन टर्म्स ऑफ मनी में इसको। 5 MU ऑफ X है, MU ऑफ 1 रुपी 1 यूटिल है, तो 5 अपॉन 1 5, 4 अपॉन 1 4, 3 अपॉन 1 3, 2 अपॉन 1 2 एंड 1 अपॉन 1। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो ये MU रुपीज़ में आपका कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें इसे प्राइस से कंपेयर करना है। प्राइस आपका कितना है 3, ठीक है, प्राइस आपका 3 है। अब अगर हम देखें तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है सुगंध? सुगंध, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है? सर थर्ड प्लेस। थर्ड के। तो थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे, 3 यूनिट कंज्यूम करने पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। चिराग, मानिक, शिवांगी, आरफ, समझ आए वाली बात? ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक जितना मैंने बोला अभी? ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है आपको लगेगा कि यार ये एक अच्छे से समझना है, तो अच्छे समझने के लिए आप मेन वाला लेक्चर देखेंगे बाद में, ठीक है। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहा क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत अभी नहीं है, लेकिन इसलिए कन्वर्ट कैसे होता है वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड यूनिट पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ प्राइस के इक्वल हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। Why? Because by consuming 3 units, his satisfaction is equal to price of the commodity. तो 3 यूनिट कंज्यूम करने पे उसकी सेटिस्फैक्शन प्राइस के बराबर आ गई है, तो यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। कंज्यूमर उससे पहले क्यों नहीं रुका? क्योंकि उससे पहले कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है। तो जब सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा होती है तो कंज्यूमर कंज्यूम करता चला जाता है, और कब तक कंज्यूम करता है? जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन टर्म्स ऑफ रुपीस प्राइस के इक्वल ना आ जाए, तब तक वो कंज्यूम करता चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ग्रेट। अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट करूं, आपको पता है वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस या कर्व्स आते हैं MU, और एक्स एक्सिस पे हमेशा यूनिट्स आते हैं। यूनिट्स हैं आपके 0 1 2 3 4 एंड 5, और MU आप यहाँ पर ले लोगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ वाला, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि प्लॉट करने की, फर्स्ट यूनिट पे 5, सेकंड पे 4, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 2, फिफ्थ पे 1, तो ये आपका बन गया एक MU कर्व। अब MU कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि आपके यूनिट्स बढ़ते आ रहे हैं और आपकी MU कम होती जा रही है। इन्वर्स रिलेशन, एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस का फॉल कर रहा है, तो इसलिए इन्वर्स रिलेशन है एक्स और वाई एक्सिस में, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है? थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल रहा है क्योंकि थर्ड यूनिट पे MU प्राइस के बराबर है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। आप इसके बाद जिन्होंने डिमांड चैप्टर पढ़ लिया था उनको तो समझ आ जाएगा,
जिन्होंने डिमांड चैप्टर अभी नहीं पढ़ा, जैसे चिराग, आप जब डिमांड चैप्टर देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्यों कम होती है, या प्राइस गिरता है तो डिमांड क्यों बढ़ती है। आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि वाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो वाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज ऑफ आपका ये सिंगल गुड का केस आपने एक्सप्लेन करना होता है उस केस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, इस एग्जांपल के हिसाब से बोलूं कि किसी कमोडिटी का प्राइस, या एग्जांपल को छोड़ो, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर आपको 3 गिवन है तो आप कितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी गिवन है तो कंज्यूमर उतने यूनिट्स कंज्यूम करेगा जितनी उसकी सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के बराबर ना आ जाए। तो कंज्यूमर कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है किसी भी कमोडिटी के, जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के बराबर नहीं आ जाती उतने यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो इस गिवन एग्जांपल में कंज्यूमर कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर उतने यूनिट्स कंज्यूम करेगा जितने उसकी सेटिस्फैक्शन प्राइस के बराबर नहीं आ जाती। तो इस केस में 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, क्योंकि 3 यूनिट कंज्यूम करने पे उसकी सेटिस्फैक्शन प्राइस के बराबर है। अब यहाँ पर आपको, अगर मैं इसके साथ एक डिमांड कर्व बनाऊं, लेट्स सपोज प्राइस है 3 और कंज्यूमर कितने यूनिट्स परचेज कर रहा है, डिमांड कर रहा है 3, ठीक है। तो 3 प्राइस पे कंज्यूमर ने 3 यूनिट डिमांड की है। लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल में लूं कि प्राइस कंज्यूमर का गिर के 2 हो गया, प्राइस अगर गिर के 2 हो गया, तो अब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, कितने यूनिट्स में, बताओ चिराग। अगर प्राइस गिर के 2 हो जाए तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कितने यूनिट्स में मिलेगा। सेकंड यूनिट। राजे ध्यान से देख, 4. 4 पे, एक सेकंड रुकना जरा प्लीज। हाँ जी, सो 4th यूनिट पे, तो 4th यूनिट पे सेटिस्फैक्शन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। तो 4th यूनिट पे सेटिस्फैक्शन प्राइस के इक्वल हो गई है 4th यूनिट पे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर प्राइस कम होता है, अगर कम प्राइस फॉल करता है तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, वो अब ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो उसको इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है, 4th यूनिट पे। तो यानी जब कंज्यूमर का प्राइस गिरता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा, तो अब वो 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। और अगर प्राइस बढ़ के 4 हो जाए, अगर प्राइस बढ़ के 4 हो जाए तो कंज्यूमर को कहाँ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 4 इक्वल टू 4, 2 यूनिट्स पे। 2. तो जब प्राइस 4 हो जाएगा, जब प्राइस 4 हो जाएगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, वो कम यूनिट कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब जब प्राइस 4 होगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन कमोडिटी से कम हो गई, तो वो कम यूनिट कंज्यूम करेगा, 2 यूनिट, तो यानी कम यूनिट डिमांड कर रहा है। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें सारे पॉइंट्स को तो हमें क्या मिल जाता है, डिमांड का। ये आपको डिराइव नहीं करना पेपर में, लेकिन ये आपको आता होगा, और आपके जो फ्रेंड्स हमारे पास नहीं पढ़ते उनको ये डेफिनेटली नहीं आता होगा, मेरे से बेट लगा लो। आप उनसे पूछो कि डिराइव करके दिखाना डिमांड का, कि प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड क्यों बढ़ती है। वो कहेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। अरे भैया, लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इनवर्स रिलेशन हो तो उसकी डेफिनेशन होगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमांड आपका बेस्ड है यूटिलिटी अप्रोच पे, सेटिस्फैक्शन पे अप्रोच बेस करता है। और आपको भी खुद भी पता है कि अगर किसी चीज़ के दाम ज़्यादा होते हैं तो हम कम क्वांटिटी क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलती है उससे। अगर किसी कमोडिटी के दाम प्राइस कम होते हैं तो हम ज़्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि हमें वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और वो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। एंड आई बेट कि आपके फ्रेंड्स को नहीं आता होगा ये बिल्कुल भी, वो सिर्फ रट्टा, इतना उन्होंने रट्टा मार रखा होगा, इनसे ज़्यादा उनकी नहीं होगी उनमें कैपेबिलिटी समझाने की। आपको ये इसलिए समझा दिया क्योंकि जब आप कॉलेज लेवल पे पहली कदम रखोगे क्लास में, सबसे पहला टॉपिक ही यूटिलिटी एनालिसिस होता है, और उस टॉपिक में आपको सबसे पहले पूछा जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है सेमेस्टर 1 में
और आपके लोग आपकी शक्लें देख रहे होंगे, क्योंकि आपको ये आता होगा, उनको नहीं आता होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो मेरे से पूछ ले। No, आरव, sir. आरव, No, चिराग, sir. मानिक, शिवांगी। No, sir. अब No, sir. ये आपने समझ लिया। अब आप इसको भूल सकते हो, भूल भी जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। अब इस यूटिलिटी अप्रोच पे आपका क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हाउ मेनी यूनिट्स अ कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम? अ कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम दैट मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स वेयर MU in terms of money is equal to price of the commodity। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा, अ कंज्यूमर is said to be in equilibrium under utility approach in the case of single good। तो explain। तो under single commodity का case under utility approach, a consumer is said to be in equilibrium where MU in terms of money is equal to price of the commodity। फिर आप लिखोगे suppose MU is greater than price, suppose MU is more than price। तो आप इसको कैसे समझाओगे? अगर सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंज्यूमर विल बी इंड्यूस्ड टू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, क्योंकि उसकी सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा है। और जैसे जैसे वो और कंज्यूम करता जाएगा, ड्यू टू लॉ ऑफ DMU, उसकी MU फॉल करती जाएगी और एक पॉइंट पे वो उसकी MU प्राइस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? Suppose MU is more than price, a consumer is going to consume more and more units of commodity until it becomes equal to price. As more and more units of commodity is consumed, due to law of DMU, MU goes on falling. Full stop. Again, if MU is less than price, अगर MU price से कम है तो consumer will not stay in this situation because his satisfaction is less than price, so he will cut down the consumption। वो अपनी कंजम्पशन को कट डाउन करेगा। कब तक? जब तक कि MU प्राइस के इक्वल ना आ जाए। डिटेल आंसर इसका मेरी बुक में आपको मिल जाएगा, जो मेरी बुक आपके पास है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। नीचे जो प्रॉपर लेक्चर है उसमें इसका मैंने डिक्टेट कर रखा है, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये था आपका सिंगल गुड का केस जो आपको एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे समझाना है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. पक्का? चिराग, No, sir. शिवांगी? No, sir. ओके, अब आता है आपका टू गुड्स का केस। इसको अगर आपने और डिटेल में पढ़ना है इन लेक्चर्स को, तो आप लाइव रिकॉर्डिंग में आराम से बैठ के इसको पढ़ सकते हो। टू गुड्स का केस क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। टू गुड्स का केस होता है जब कंज्यूमर दो कमोडिटी परचेज करता है, सपोज X एंड Y, और दोनों कमोडिटी से उसको सेटिस्फेक्शन बराबर मिलती है। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन को आप प्लीज समझेंगे। इस कंडीशन को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंज्यूमर अगर मार्केट में दो गुड्स परचेज करता है X और Y, और दोनों के प्राइस अलग अलग हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों गुड्स के प्राइस सेम होंगे। मान लो X का प्राइस है 4, Y का प्राइस है 2। ठीक है, अब X का प्राइस Y है, X का प्राइस 4 है, Y का प्राइस 2 है, तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? जब उसकी सेटिस्फैक्शन दोनों गुड से इक्वल हो जाएगी। यानी MU ऑफ X अपॉन PX, X कमोडिटी पे प्राइस खर्च करके जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और Y पे जो प्राइस खर्च करके जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अगर वो दोनों एक पॉइंट पे आके इक्वल हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, एज्यूम करते हैं, सपोज आपकी MU ऑफ X, लेट सपोज MU ऑफ X आपको गिवन है 40 यूटिल की। कंज्यूमर ने पहला यूनिट कंज्यूम किया। कंज्यूमर ने
एक्स का पहला यूनिट कंज्यूम किया, मान लो उसका पैसे पड़े हुए हैं बहुत सारे, पहला रुपया खर्च करके कंज्यूमर को 40 यूटिल की सेटिस्फैक्शन एक्स से मिली, ठीक है, और वाई से कितनी मिली, लेट्स सपोज वाई से उसको मिली 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एक्स से कितनी मिली 40, वाई से कितनी मिली 30। तो अब आप मुझे बताओ कि कंज्यूमर के पास अगर दो चॉइसेस हैं कि अगर वो एक्स ले या वाई ले पहला यूनिट खर्च करने पे, तो वो क्या लेगा, एक्स या वाई? क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर उस कमोडिटी को पहले कंज्यूम करेगा जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो एक्स परचेज करेगा, वाई परचेज करेगा? वाई। और कोई, और किसको लगता है कि वो एक्स पहले परचेज करेगा? चिराग, एक्स या वाई? एक्स। मानिक, एक्स या वाई? सर एक्स। शिवांगी, सुगंध, एक्स एंड वाई? X. बिल्कुल गलत। आरव ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है कि वो वाई को कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको एम ऑफ एक्स कितनी दे रहा है 40, एम वाई कितने दे रहा है 30। आप बहकावे में आके एक्स पे स्पेंड पहले करोगे क्योंकि एक्स की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, एक्स और वाई दोनों का प्राइस अलग है। जब दोनों गुड्स का प्राइस अलग है, आपको अगर एक्स कंज्यूम करना है तो आप एक्स पे पैसे भी तो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो और वाई पे आप कम स्पेंड कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें दोनों के प्राइसेस को इक्वल करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के प्राइसेस को इक्वल करेंगे। एम यू ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई निकाला मैंने, ठीक है। अब देखो पहला यूनिट एम यू ऑफ एक्स कितना है 40, ठीक है। एम यू ऑफ एक्स आपका कितना है, एम यू ऑफ एक्स है 40, लेकिन उसका प्राइस कितना है 4, तो 40 अपॉन 4, 40 अपॉन 4, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, 40 अपॉन 4 कितना हो गया 10। तो यानी 10 दे रहा है आपको x, और एम यू वाई कितना है 30, y का प्राइस कितना है 2, तो 30 अपॉन 2 कितना है 15। तो इसका मतलब x मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी दे रहा है, x मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, अरे यार ये कहाँ अटक गया, तो x मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है 10 और y मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है 15। क्यों? क्योंकि y मैंने क्या किया है, दोनों पे एक एक रुपया खर्च किया, तो 1 रुपया खर्च करके मुझे 4 यूटिल्स, सॉरी 1 रुपया खर्च करके मुझे 10 यूटिल, और 1 रुपया खर्च करके मुझे 15 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो x से मुझे मिल रही है 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन और y से मुझे मिल रही है 15 यूटिल की सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर पहले किस पे पैसा खर्च करेगा, y पे। कंज्यूमर y पे क्यों खर्च कर रहा है, क्योंकि y की सेटिस्फेक्शन x की सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा है। और ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों के प्राइस अलग अलग थे, तो हमने दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करके ही आगे चले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, यहाँ sir. तक नो सर। ठीक है। तो अब इस पे अगर आपको बोला जाए कि कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम क्या होती है, इन द केस ऑफ टू गुड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने दोनों के प्राइसेस को बराबर करके, क्योंकि यहाँ पर 40 था, यहाँ पे 30 था, इसका प्राइस 4 था, इसका प्राइस 2 था। अब हम दोनों को कंपेयर क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों के प्राइस अलग थे। तो मैंने इस पे 1 रुपया खर्च किया, इस पे भी 1 रुपया, दोनों पे प्राइस सेम हो गए। अब 1 रुपये में इसको 10, 1 रुपये में इसको 15, फिर हमने कंपेयर किया 10 और 15, तो 15 इज मोर देन 10, ठीक है।
तो 15 इज मोर देन 10। अगर मैं यहाँ का केस देखूँ तो इसका मतलब 10 मान लो सपोज ये 15 ये है, तो यानी एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई इज गिविंग मोर सेटिस्फैक्शन देन एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स। तो कंज्यूमर किस पे स्पेंड करेगा अगला पैसा, अगला रुपये किस पे स्पेंड करेगा, वो एक्स पे या वाई पे? वाई पे। वाई पे। अगला रुपया मान लो उसने वाई पे स्पेंड किया और कैलकुलेशन करके पता लगा कि अब वाई की सेटिस्फैक्शन गिर के हो गई 12, ठीक है। तो किस पे अगला रुपया, अब कंपेयर करेगा 10 और 12 को। अगर अब वो 10 और 12 को कंपेयर करेगा तो किसकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, वाई की एज कंपेयर टू एक्स। तो आगे और किस पे खर्च करेगा, वाई पे। वाई पे। और मान लो वाई की गिर के होगी 11, वाई की गिर के होगी 11 और एक्स की 10 है, ठीक है। अगेन एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई इज ग्रेटर देन एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स। अब अगला किस पे खर्च करेगा, एक्स पे वाई पे? वाई पे। वाई पे। पे। अब वाई पे खर्च किया तो मान लो सेटिस्फैक्शन होगी 10, जो कि 10 किसके इक्वल हो गई, एक्स के। तो यानी वो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इफ एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई, दैट मीन्स कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वाई देन फ्रॉम एक्स। तो कंज्यूमर विल कीप ऑन स्पेंडिंग ऑन वाई। कंज्यूमर अपनी वाई पे स्पेंड करता चला जाएगा, कब तक, जब तक कि वो एक्स के इक्वल ना आ जाए। और जैसे जैसे वो वाई पे स्पेंड करता चला जाएगा उसकी सेटिस्फैक्शन वाई से गिरती चली जाएगी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और वो कब तक ये कब तक कंटिन्यू करेगा प्रोसेस, जब तक कि वो एक्स के इक्वल ना आ जाए। एंड लेट्स सपोज कि एक्स से सेटिस्फैक्शन मिलती 30 यूटिल्स, ठीक है, और वाई से मिलती 15, तो एक्स की सेटिस्फैक्शन वाई से ज़्यादा है। तो वो कब तक एक्स पे खर्च करता जाता, मान लो 25, 20, 18, 15, तो कब तक एक्स पे खर्च करता जाता, जब तक कि वो वाई के इक्वल ना आ जाता। और जैसे जैसे वो एक्स पे खर्च करता जाता ड्यू टू लॉ ऑफ डी एम यू उसकी सेटिस्फैक्शन एक्स से कम होती जाती और एक पॉइंट पे आके वो वाई के इक्वल हो जाती। तो एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई हो जाता है यहाँ पे। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स। कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है और वो इक्विलिब्रियम में है अंडर यूटिलिटी एनालिसिस या अंडर कार्डिनल अप्रोच। तो एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई है। ये आपको कंडीशन गिवन है, मतलब आपको बोला गया कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है एक्स और वाई और वो इक्विलिब्रियम में है कार्डिनल या यूटिलिटी अप्रोच के केस में। एक्सप्लेन द कंडीशंस इफ दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सपोज एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सपोज एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई, this implies that consumer is getting more satisfaction from x than y. So this will induce the consumer to spend more on x and less on y. As more and more units of x commodity is consumed, as more and more unit of x commodity is consumed, the mu of x goes on falling due to law of dmu. As more and more unit of x commodity is consumed, the mu of x goes on falling due to law of dmu, and this process continues until mu of x upon px becomes equal to mu of y upon py, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। Vice versa, if mu of x upon px is less than mu of y upon py, तो consumer is getting more satisfaction from y than x, तो consumer will be induced to spend more on y and less on x. So as more and more units of y is consumed, the mu of y goes on falling due to law of dmu, and this process continues until it becomes equal to x. तो ये आपका 3 नंबर में 1 पॉइंट और 6 नंबर में दोनों एक्सप्लेन करने को आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टू गुड्स का केस। कोई डाउट किसी को? नो सर। चिराग, मानिक?
No, sir. चिराग, शिवांगी, सुगन? No, sir. No, sir. अब ये मैंने आपको एक समरी दी है, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन मैंने प्रॉपर जो लेक्चर क्लास में कराए थे उसमें मैंने थोड़ा सा और घुस गया था, मैं एक एक चीज़ और डिटेल में ली थी, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। लेकिन अगर आपका मन है कि टॉपिक को और डिटेल में हम समझ लें तो आपको प्रॉपर लेक्चर देखना होगा। अदरवाइज जो आपको रिक्वायर्ड है आगे के लिए या आपको पेपर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो यही चीज़ें रिक्वायर्ड है जो मैंने आपको करा दी हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर 1 से लेकर 5th पार्ट तक का, जो कि हमने बाकी क्लास के साथ किया है। तो अब आप बाकी क्लास के साथ यहाँ पर पैरेलल आ गए हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक जो बैकअप का आपका रहता था। एक सेकेंड।